बेटा स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू कल हम बात कर चुके हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट की, मतलब रूरल क्रेडिट की। आज बेटा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। बाबू बिल्कुल चुप हो जाओ। बेटा कल ना आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, और थोड़ी सी बात ये भी पढ़ ली थी बेटा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सब नई तरफ देख रहे हैं बेटा, सब काम धंधे छोड़ दो। जितना कल पढ़ा था पहले उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना बेटा इकट्ठा पढ़ने वाला बहुत सारा कुछ हो जाएगा। बाबू वैसे जो इन्होंने बात बताई एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, मैं उससे तो बहुत आसान और इजी डेफिनेशन बता सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो बड़ी सिंपल बात करूं बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पता है कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? जो हार्वेस्टिंग के बाद होती हैं और जो सेल से पहले होती है। सबसे आसान बात है ये, इससे आसान कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। ठीक है जी। बाबू अगर देखा जाए क्या क्या एक्टिविटी आती हैं तो बाबू उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बेटा क्रॉप हो चुकी है फार्मलैंड में, अब क्या करोगे बेटा? गैदरिंग द प्रोड्यूस। ठीक है बाबू, फसल काट दी, गैदर कर ली। अब प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा? अब वो स्ट्रॉ को अलग करना फ्रॉम द क्रॉप, मतलब जो भूसा होता है उसे अलग कर देना, क्रॉप को अलग कर देना। ठीक है, पहले गैदरिंग द प्रोड्यूस, देन प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, देन ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। तो ग्रेडिंग करो, जो अच्छी फसल हुई है वो अलग रेट पे बिकेगी, जो ठीक ठीक हुई है वो अलग रेट पे बिकेगी। ग्रेडिंग हो गई, देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस, देन स्टोरिंग द प्रोड्यूस, देन सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइसेस लुक्रेटिव। यानी कि कुल मिला के 6 बातें हैं बेटा। ठीक है ना, हार्वेस्टिंग के बाद और सेल से पहले जितनी भी एक्टिविटियां सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट होती है। समझ आई बात? सबसे सिंपल डेफिनेशन। अब गवर्नमेंट ने इंप्रूव करने के लिए क्या किया और क्या क्या अभी पेंडिंग है, थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं। बाबू जब आपने ये 2-2.5 पैराग्राफ पढ़े कल बाबू, तो इसमें लगभग यही बातें आई थी। मैंने इसकी हेडिंग बना दी, बस मैंने ये किया। बेटा पहली बात है रेगुलेटेड मार्केट। बाबू रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है? जहां बेटा परचेज और सेल को मॉनिटर करती है कोई ना कोई मार्केट कमेटी। और ये मार्केट कमेटी में कौन होता है बेटा? बाबू गवर्नमेंट के अपने मेंबर होते हैं, बाबू कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेडर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ फार्मर होते हैं। कभी आपने सुना है मंडी समिति? आपने शहर में रहते हो, तुम्हारा तो स्कूल भी शायद मंडी समिति रोड पर है। तो वो मंडी समिति सुना है? समिति का मतलब क्या होता है? कमेटी। और मंडी का क्या मतलब है? मार्केट कमेटी। ठीक है जी, आपको बता देता हूं जो भी मंडी हमारे यहाँ पर है बाबू, इट इज रेगुलेटेड बाय मार्केट कमेटी। ठीक है ना? आपको पता है ये परचेज और सेल कैसे इंश्योर करते हैं? कोई आइडिया किसी को कि ये परचेज और सेल कैसे इंश्योर करते हैं? किसी को कोई आइडिया नहीं है? एक भी ट्रक एंट्री लेता है ना, पूछता है भैया किस फर्म का माल है? अच्छा इस फर्म का माल है, कितने का माल है? वो बात अलग है, मुझे नहीं पता कि वो कितना जेन्युइन बोलते हैं। मान लो 1 लाख रुपए का सामान है, चाहे उन्होंने बोलने को ये भी बोल दे कि 20,000 का। ठीक है जी। मंडी समिति एक चार्जेस लेती है बेटा, जितना भी आपका सामान आता है उस पे। वो चार्जेस बहुत कम है बेटा, 0.25% के आसपास है। यानी कि बेटा समझ सकते हो 1% का भी चौथा हिस्सा। 0.25%, 1% कितना बैठता है लाख का? 1,250 रुपए एक ट्रक पे। बस वही इंश्योर कर रहे हैं कितना परचेज सेल हो रहा है, और वो पैसे को खर्च बेटा वो मंडी वालों के लिए करते हैं। तो बाबू परचेज और सेल रेगुलेटेड होती है। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब ही यही है। ठीक है जी। दूसरी बात बाबू, प्रॉपर स्केल और वेट का यूज करना भी मार्केट कमेटी बनाती है। पहले क्या होता था आपको पता ही है बेटा, और इस फील्ड में तो बहुत ज्यादा है बेटा, अनऑर्गेनाइज सी मार्केट है। लोग क्या करते हैं बेटा, ईट बाट से उससे ही तोलते रहते हैं बैठकर। कहीं देखा होगा आजकल रेडी पे भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है देखने को। ठीक है ना जी, आधी किलो का तो जी वो वेट मेरा गुम हो गया, मैंने ये ईट रख रखी आधी किलो की। सर किसको पता है आधी किलो की? ठीक है ना जी। तो प्रॉपर स्केल और वेट का यूज करना भी रेगुलेटेड मार्केट ने बताया। एक स्टैट भी आया होगा, शायद आपने पढ़ा होगा, तो अभी भी बेटा 27,000 रेगुलेटेड मार्केट की जरूरत है अगर आपको फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है रूरल मार्केट का। तो 27,000 और मार्केट चाहिए ऐसी रेगुलेटेड मार्केट ऑल ओवर द इंडिया। क्लियर है बेटा बात? फिर बेटा एक बात आई थी प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा आप प्रॉपर लोकेशन पे गुड्स को बेच पाओ, यानी कि बेटा अपनी क्रॉप को बेच पाओ,
वो उस प्रॉपर लोकेशन पे बेचो जहां बेटा आपको लगता है प्राइस बड़ा ही लुक्रेटिव मेरे को मिल रहा है। तो बाबू उसके लिए आपको क्या चाहिए, देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है। आपकी क्रॉप हुई एक पर्टिकुलर गांव में, पहले लोग क्या करते थे बेटा, बाबू इन्हें रश फटाफट से बेच दो, अभी बेच दो, अभी खाओ बाबू, क्योंकि उनको लगता था यार मेरे पास ना तो कोई स्टोरेज फैसिलिटी है, ना मेरे पे आने जाने के साधन है कि मैं किसी और मार्केट में पता करूं कि क्या दाम चल रहा है। सर गवर्नमेंट यही तो नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है आपको जब लगे प्राइस लुक्रेटिव है तब बेचो, जिस जगह पे लगे प्राइस लुक्रेटिव है उस जगह पर बेचो। गवर्नमेंट ने बेटा जाल बिछाना शुरू कर दिया रोडवेज का और रेलवेज का, लगभग बेटा एंटायर इंडिया कवर कर रखा है कि जहां आपको लगे प्राइस लुक्रेटिव है उस मार्केट तक घूम कर आओ, उस लोकेशन तक घूम कर आओ, ठीक है ना बेटा। एज वेल एज बेटा आपको लगे जब प्राइस लुक्रेटिव है तब बेचो, अभी लगता है अभी मार्केट गिरी हुई है, बेटा गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्टोरेज फैसिलिटी आपको देंगे, अब तब बेचना जब आपको लगे प्राइस लुक्रेटिव है। लेकिन बेटा इतना गवर्नमेंट के करने के बाद भी बहुत रोडवेज का बड़ा नेटवर्क है, रेलवेज का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और वो इसके अलावा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गोडाउन, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बनाया, पर बाबू अभी भी बहुत सारी स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत है। कल आपने एक स्टैट पढ़ा होगा बेटा, 10% क्रॉप आज भी वेस्ट होती है ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है जी, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू तीसरी बात मैं करने जा रहा हूँ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। बाबू कल याद होगा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की बात पड़ी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस वही है, कम से कम 10 अडल्ट चाहिए बेटा। बाबू क्या काम करती है, वेलफेयर ऑफ मेंबर, म्यूचुअल वेलफेयर करना है बेटा, अपने ही मेंबर्स का भला सोचना है। बाबू गवर्नमेंट कहती है आपकी बार्गेनिंग पावर एनहांस करने के लिए हमने बेटा मार्केटिंग सोसाइटीज बनाने की परमिशन दी। तो वो आप एक छोटे से फार्मर हो जिसके पास क्रॉप बेटा 1-2 क्विंटल होती है, 100-200 किलो, बेटा क्या बार्गेन कर लोगे, कुछ भी नहीं बार्गेन कर पाओगे। बाबू सीड्स पेस्टिसाइड्स खरीदते टाइम क्या बार्गेन कर लोगे, सर कुछ भी नहीं कर पाओगे, इतनी छोटी सी क्रॉप है बाबू, ना तो खरीदते टाइम बार्गेन ना बेचते टाइम बार्गेन। तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि आपको आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बना सकते हो। बेटा बनाने से क्या होगा, सर बहुत सारे मेंबर बन सकते हैं, बहुत सारे फार्मर इसके मेंबर बन सकते हैं, और बेटा अगर मैं कहूँ सबकी बेटा मान लो 1000 लोग मेंबर बन गए और सबके बेटा क्रॉप बहुत कम है, सिर्फ 2-2 क्विंटल है, 200-200 किलो है, सर अगर 1000 मेंबर हो तो बाबू अब समझो ना आपकी बार्गेनिंग पावर कहां पहुंच चुकी है। अब बाबू 200 किलो नहीं और 2 लाख किलो हो गई है, क्योंकि आप 1000 मेंबर हो। तो बाबू आपकी बार्गेनिंग पावर को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बना सकते हो। समझ आई बात। और उसके बाद बेटा अब आपने एक बात पढ़ी थी जब मैंने कहा था एमएसपी से बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से पढ़ना, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 3 बातें लिखी गई थी, अगर आपने पढ़ा बाबू। एक तो एमएसपी की बात लिखी गई थी, दूसरी बात बेटा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पीडीएस, ये बात लिखी गई थी, तीसरी बात बेटा बफर स्टॉक मेंटेन कर पा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प से, एफसीआई की हेल्प से, व्हीट और राइस का, ये बात लिखी गई है। बाबू एमएसपी क्यों जरूरी है पता ही है आपको, आज की तारीख में, आज तक बेटा फार्मर्स लड़ते हैं एमएसपी के ऊपर। बाबू एमएसपी सब समझते हैं ना मेरे माम, सेलिंग प्राइस क्या होता है एमएसपी, कोई बताएगा मेरे को इन डिटेल। बाबू मान लो आपकी कोई क्रॉप है व्हीट, और मान लो उसका क्रॉप सीजन है सितंबर टू फरवरी, ठीक है, मान लो ये क्रॉप सीजन। सितंबर में बेटा क्रॉप के लिए सीड सोइंग होती है, आपने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त में एमएसपी अनाउंस किया व्हीट का। एमएसपी अनाउंस करने का मतलब ये होता है कि अगर आपका क्रॉप इस दाम से ऊपर मार्केट में बिक रही है तो आराम से आप मार्केट में बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेटा अगर कोई नहीं खरीद रहा तो आप एक काम करो, हमें बेच जाना इस एमएसपी पे, यानी कि एमएसपी एक एश्योरेंस है बेटा फार्मर्स को। एमएसपी बेटा कॉन्फिडेंस देता है फार्मर को कि वो एक क्रॉप प्रोड्यूस कर सकता है, उसे घाटा नहीं होगा। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कोई ना खरीदे बेटा, हम 8 रुपए किलो में खरीद लेंगे, आप करो प्रोडक्शन। अब फार्मर को पता है ना 8 रुपए किलो में कोई भी खरीद लेगा। मान लो मार्केट प्राइस इज 10, तो बेटा आप 10 पे बेचो, लेकिन मान लो मार्केट प्राइस 7 आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेच रहा हो ना 8 रुपए किलो में, तो वो खरीदने को तैयार बैठी है। और कोई पूछे कि गवर्नमेंट क्या करेगी 8 रुपए किलो खरीद कर, बेटा पीडीएस इतना बड़ा है इंडिया का, आप समझ सकते हो ना, वहां पे सप्लाई करेगी 2 रुपए किलो में, 3 रुपए किलो में। दूसरी बात गवर्नमेंट बेटा बफर भी मेंटेन करती है बेसिक नेसेसिटी का, तो व्हीट और राइस का। तो
वो बफर इसलिए मेंटेन करती है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है बेटा, हर साल कहीं ना कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी तो होनी है, तो बेटा वहां तो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर इंडिया में नहीं भी होता, हमारे पड़ोसी देश में कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है, तो इंडिया बेटा मदद कर ही देता है। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये कल का मुद्दा मैंने डिस्कस कर दिया बेटा, अब आज का मुद्दा शुरू कर। ठीक है जी बाबू, थोड़ा सा टाइम कम लगाएंगे पढ़ने में और ज्यादा समझने में लगाएंगे। ये पढ़ना इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, ढंग से पढ़ना। पढ़ना बेटा। कुछ नहीं है वैसे तो, पैराग्राफ यूजलेस है। चलो करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स की क्या जरूरत है? ये जो मार्केटिंग चैनल चल रहा है कि बेटा बड़ी बड़ी बड़े बड़े मंडियों में सामान आता है फार्मर से, और उसके बाद बेटा छोटे छोटे शहरों तक पहुंचता है, उसके बाद बेटा कहीं ना कहीं वेजिटेबल सेलर, कहीं ना कहीं कुछ हॉकर्स पैडलर्स आपकी गलियों में आपके घर तक सामान दे जाते हैं। ये मार्केटिंग चैनल अच्छा नहीं है क्या? बुराई क्या है इसमें? बेटा बुराई होगी कुछ ना कुछ, तभी तो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल की बात चल रही है। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मुझे नहीं पता बेटा आप क्या समझते हो, कई बार आप ऐसी न्यूज देखते होंगे न्यूज चैनल पे कि एक पर्सन जिसके पास, मैंने भी देखी है कुछ दिन पहले, किन्नू की क्रॉप थी, कई बेटा कई क्विंटल माल था, उसने सड़कों पे बहा दिया। क्यों? क्योंकि 2 रुपए किलो बिक रहा था और उसको क्रॉप प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ही 5-6 रुपए थी। मुझे नहीं पता आप ऐसे ही कई बार देखते हो क्या नहीं, कई कई लोग क्या करते हैं, कभी ना कभी ऐसा ग्लट ऑफ सप्लाई टोमेटो में भी क्रिएट होता है, और मैंने देखा लोग ट्रक के ट्रक सड़कों पे बहा देते हैं, कहीं हाईवेज पे बहा देते हैं। क्यों? ये 2 रुपए किलो क्रॉप का दाम हो गया और खर्चा ही 10 रुपए किलो किया हुआ है, फिर इंसान को लगता है 10 किया हुआ 2 और समझ ले 12 हो गया। ठीक है ना जी? अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, जब मैं टीवी पे ऐसी न्यूज देखता हूं, मुझे लगता है शायद आप भी सोचते होंगे यार हमें तो कभी 2 रुपए किलो मिला नहीं किलो, हमें मिला कभी? और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, भाई हमें देना 10-10 50-50 किलो, इतनी फैमिलीज होंगी जो खरीदने को तैयार हो जाएंगी, हमें तो 20-25-30। कभी ऐसा सोचा है आपने? बाबू यानी कि घूम फिर के गेम है बेटा, जो सबसे ज्यादा बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में होता है वो गेम यही है बेटा। फार्मर कभी कुछ कमा नहीं पाता, कमाते हमेशा मिडल मैन, हमेशा। और ये आप देख लेना, ये आज की कहानी नहीं है, ये पिछले 100 साल से एक ही कहानी है। वो फार्मर्स को तो लूटा ही जाता है अल्टीमेटली, कमाना तो मिडल मैन ने होता है। आप देख लो बेटा कितने वेजिटेबल सेलर बैठे होंगे जो मंडी में, ठीक है ना, जो आपकी नॉन में होंगे, ठीक ठाक बहुत ठीक ठाक कमा लेते होंगे, ठीक है ना। इवन बेटा गली, यार क्या हो, अच्छा ठीक है, विशेष की तरफ सब देखो घूर घूर के, मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं है विशेष तो, ठीक है जी। वो उसके बाद आप देखोगे गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं, वो उनको भी पता है क्योंकि वेजिटेबल में वेस्टेज बहुत ज्यादा है, जिसकी मैं कल बात भी कर रहा था कि आप देखोगे बेटा एक वेजिटेबल सेलर रोज रात को छटनी कर रहा होता है अपनी वेजिटेबल की, अच्छा ये खराब होगी, चल भाई ये किसी एनिमल के लिए खाने के लिए फेंक देता हूँ, और ना तो खराब ही है, सुबह तक तो कुछ बचना नहीं इसका, फिर वो उसके खाने लायक भी नहीं बचेगा। यही कर रहे होते हैं ना बेटा छटनी, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज्यादा है तो मार्जिन भी ठीक ठाक चार्ज करते हैं, और बाबू अपना ठीक ठाक खर्चा चला ही रहे होते हैं। अब आप देखोगे बेटा क्रॉप निकलती तो 2 रुपए किलो है, इतने मार्जिन जुड़ जाते हैं, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाती है कि बिक्री होती है 20। यानी कि एक्सप्लॉइटेशन तो फिर फार्मर का ही हो रहा है या कंज्यूमर का। कंज्यूमर भी परेशान यार, 20 रुपए किलो खरीदनी पड़ रही है चीज, कितनी सस्ती हुआ करती थी चीजें। और बेटा उस एंगल से सोचो तो वो फार्मर ने कितनी सस्ती मतलब प्रोड्यूस बेची है, पर उसको भी कुछ नहीं मिला।
तो बाबू ये ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल की जरूरत इसलिए पड़ी जहां फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच पाए। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे कुछ कोई स्टोर लग गया हो, जैसे बिग बाजार का स्टोर है अपना। तो बाबू फार्मर्स ने ऐसे स्टोर ओपन करने शुरू करे जहां वो डायरेक्टली बेच रहे हैं बेटा कंज्यूमर्स को, ठीक है ना। और बाबू वो भी कमा रहे हैं और कंज्यूमर का भी भला है कि उसको सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना। विशेष ने सर पे हाथ लग गया, लो एक और कॉम्पिटिटर आ गया बाबू, है ना, है विशेष कॉम्पिटिटर आ गया। लो बेटा बाबू कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स के नाम भी आए हैं अगर आपने पढ़े हो तो। बाबू पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस मार्केटिंग चैनल का नाम है अपनी मंडी। अपनी मंडी का मतलब कुछ और नहीं बेटा, अपनी मंडी के नाम से स्टोर्स हैं जहां फार्मर डायरेक्टली बेच रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है जी। उसके अलावा आपने बेटा एक और पढ़ा होगा, पुणे का हदसपार मंडी करके है नाम, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में बेटा नाम क्या है, रायथू बाजार। और बेटा तमिलनाडु में उझावर सैंडीज। नाम याद रखने, मतलब मैंने बता दिया, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू एक नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बहुत काम की बात है, ढंग से पढ़ना। पढ़ा बेटा आपने यहां तक मैंने, चलो मतलब बताता हूँ इस टॉपिक का और जरूरत भी। बाबू टॉपिक का नाम कुछ और नहीं बेटा, डाइवर्सिफिकेशन है। और बेटा पहले तो जरूरत ही समझ लो, फिर बात कर लेंगे आगे मतलब क्या है। बाबू जरूरत क्या है, एग्रीकल्चर बेटा एक अनसर्टेन ऑक्यूपेशन, सबको पता है, कुछ कहने की बात ही नहीं है बेटा। दूसरी बात क्या बेटा, थ्रू आउट द ईयर काम देता है, थ्रू आउट द ईयर काम नहीं देता। बाबू थ्रू आउट द ईयर काम नहीं देता, इसके अलावा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, ठीक है ना। एवरेजली माना जाता है जो इंसान एग्रीकल्चर में एंगेज है 3 से 4 महीने खाली है, 3 से 4 महीने खाली इंडिया जैसी कंट्री में, ठीक है ना, जहाँ पहले ही एम्प्लॉयमेंट नहीं है लो और खाली, ठीक है जी। अब समझना है जरा बात को। बाबू जब ये डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो है बेटा बात डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सुनना आराम से, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और दूसरा हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और आपको बता देता हूं ये टॉपिक कंटिन्यू जब होगा तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी को लेकर आगे बढ़ेगा, इसकी फर्दर चर्चा नहीं है, इसका मैं मतलब बताऊंगा यहीं खत्म हो जाएगा। बाबू ये कहता है जब थ्रू आउट द ईयर जॉब नहीं है एग्रीकल्चर में, ये एक अनसर्टेन ऑक्यूपेशन भी रहा है, इतनी ज्यादा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ और ढूंढना चाहिए, कहीं ना कहीं और डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। तो ये कहता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आप क्रॉप प्रोडक्शन में ही डाइवर्सिफिकेशन कर लो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कुछ और नहीं, यहाँ पर इसका कहने का सिंपल सा मतलब है आप मल्टी क्रॉपिंग पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, वो थ्रू आउट द ईयर काम तो दे देगा आपको। मल्टी क्रॉपिंग मतलब एक से ज्यादा क्रॉप उगाना अपनी फार्मलैंड में। अगर एक का क्रॉप सीजन 7 to 8 मंथ है तो एक ऐसी क्रॉप ढूंढ लो जिसका क्रॉप सीजन 4 to 5 मंथ हो, थ्रू आउट द ईयर काम मिल जाएगा। समझ आई बात। और उसके बाद इसकी चर्चा है ही नहीं, बस इतनी ही थी इसकी चर्चा, ठीक है जी। जब आपने टॉपिक का नाम पढ़ा था तो टॉपिक का नाम था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है जी। यानी कि बेटा अब
अब किसकी बात चल रही है कि एग्रीकल्चर करो, वो जो 7-8 महीने कर रहे हो, वो 4-5 महीने के लिए अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए कोई और चीज साथ में जोड़ लो, कोई और चीज को कंबाइन कर लो साथ में, ठीक है जी। और वो कोई और चीज के ऑप्शन भी देती है बुक कि क्या क्या कर सकते हो, ठीक है जी। बढ़ाएं बात को आगे, टॉपिक का मतलब समझ में आया क्या था डाइवर्सिफिकेशन। लो जी बेटा बाबू, आज शायद एक आधी हो पाएगी बात, करते हैं देखते हैं कितना कर पाते हैं। इस चार्ट को भी ढंग से देख लो, कुछ पूछना होगा मुझे स्टैट्स में तो पूछ लूंगा, ठीक है। लो बेटा पढ़ना शुरू करना। क्या करूं बस, इसके नहीं ना बिल्कुल भी। चलो विशेष तेरा नहीं बोलना बनता, बाकी कोई भी बोले देख। चलो जी लो उत्तर करते हैं बात। बाबू एनिमल हस्बेंड्री बहुत कुछ पढ़ा आपने और बहुत कुछ लिखा जा सकता है, मतलब जितना लिखा उससे बहुत ज्यादा। आपको पता है अदर नेम क्या एनिमल हस्बेंड्री का? लाइव स्टॉक फार्मिंग। और आपको ये पता है बहुत सारे फार्मर ने बेटा कंबाइंड कर रखा है एनिमल हस्बेंड्री को अपने बिजनेस के साथ, ताकि वो बेटा अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सके। अगेन बात तो वही है ना घूम फिर के कि बेटा एग्रीकल्चर पूरे साल भर का काम देता नहीं तो घर कैसे चलेगा, ठीक है ना जी। आज भी बेटा आप देखते होगे शहरों में लोग तरसते हैं, हम अभी तो हम तो इस चीज से भी खैर काफी दूर हैं, ठीक है ना। दिल्ली जैसे शहर में लोग तरसते हैं कि प्योर मिल्क नहीं मिल पाता, ठीक है ना। और बाबू गांव वाले अब आप देखते हो वो पूरी जान लगा के भी बेटा शहर तक सामान पहुंचा नहीं पाते। बाबू बहुत सारे ऐसे हैं बेटा कि डेली ला रहे हैं मिल्क और बेच भी रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी इनकम को सप्लीमेंट भी कर लिया पर सब नहीं कर पा रहे काम। चलो खैर करेंगे इसकी चर्चा और आगे। अच्छा ये बताओ एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या कंपोनेंट है मेन? पोल्ट्री सबसे मेन कंपोनेंट है, शेयर 61%। उसके बाद बफलोज एंड काउस कितने? 22%। और उसके बाद बेटा अदर्स। चलो उसको मेरे को नीचे जाना, हर स्टेट याद करूंगा तो सब भूल जाऊंगा, जो एक दो याद कर सकता हूँ वही लिखूंगा। बहु कितनी पॉपुलेशन है इनकी? 303 मिलियन, ठीक है ना। यानी कि बेटा अब 140 करोड़ नहीं रहे, बड़े दुख के साथ बताना चल रहा है अब 170 करोड़ हो। 30 करोड़ की भीड़ ये भी है, ठीक है जी। वो 7 करोड़ फार्मर को एडिशनल इनकम दे रहा है एनिमल हस्बेंड्री। 70 मिलियन लिखा था, मैं हर चीज को करोड़ में याद रखता हूं, ठीक है ना, मुझे लगता है आसानी से याद रहेगी। 7 करोड़ फार्मर को एडिशनल इनकम मिल रही है। स्टैट थोड़े थोड़े तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा जो एनिमल हस्बेंड्री में मुझे करनी है वो है बेटा ऑपरेशन फ्लड, दैट मींस व्हाइट रेवोल्यूशन। तो 1950 से 2016 तक बेटा 10 टाइम्स हो गया था प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, 10 टाइम्स, ठीक है ना बाबू। ये ऑपरेशन फ्लड कहलाया, ठीक है जी, या व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाया। बाबू आपने पढ़ा है कि क्या करते हैं फार्मर इस ऑपरेशन फ्लड में? क्या क्या कर रहे थे फार्मर? पूल कर रहे थे मिल्क। आपको पता जितनी हिस्ट्री लिखी है किसकी लिखी है? अमूल की। आपको तो पता नहीं, मेरे को पता है कि नहीं। गुजरात के गांव से शुरू हुआ एक ऑपरेशन है, ठीक है ना। अमूल कोऑपरेटिव बनी थी बेटा। अमूल कोऑपरेटिव में क्या हुआ बाबू, जितने गांव थे बाबू, अब आप देखते हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देख लो या शहरों में देख लो बेटा, बाबू एनिमल रखने की परमिशन नहीं है। उसके बाद नगर निगम से लाइसेंस लेने और बहुत पंगे, ठीक है ना। नगर निगम का कहना तो सीधा सा है, आप गोबर के लिए कोई फैसिलिटी तो है नहीं, आप क्या करते हो नालियों में बहा देते हो, नालियां चौक होती है, सैनिटेशन खराब होता है, वो अपनी जगह ठीक। और बाबू जो बिजनेस कर रहा है वो अपनी जगह ठीक। पर बाबू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चीजें रहेंगी नहीं। आपको पता है स्मार्ट सिटी में सभी डेयरी को नोटिस दिया गया, जितनी भी शहर में एग्जिस्ट करती हैं, कि 7-7 किलोमीटर दूर चले जाओ, शहर की रेंज से तो बाहर जाना पड़ेगा आपको। गांव में ढूंढो जगह, गांव में करो ये सब बिजनेस, ठीक है जी।
बाबू अब आप ये समझो बेटा, जब गांव से ही सब कुछ आना है तो बेटा बड़े सारे फार्मर मिले जिनके पास बफलोस थी, काउस थी। क्या करते थे बेटा, ये मिल्क को पूल करते थे, ठीक है ना। और बाबू उसके बाद पेस्चुराइजेशन, उसके बाद पैकिंग और उसके बाद बेचना। सर आप समझ सकते हो ये क्या कर दिया इन्होंने, मतलब 10 टाइम्स हो गया प्रोडक्शन ऐसा करने से, हर शहर में पहुंच गया। अब अमूल मिल्क देख लो ना, और सेम बता देता हूं, जो काम वहां पर हुआ वो बाबू सहारनपुर में भी हो रहा है, मधुसूदन कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था ये बात, ठीक है ना, किसी से छुपी नहीं है बात बेटा, हर गांव कवर कर रखा है मधुसूदन में। रोज पता नहीं कितनी गाड़ियां जाती हैं बेटा, मिल्क पूल करके लेके आती हैं गांव से, कहीं हजारों लीटर मिल्क उठाता है मधुसूदन। क्या करता है बेटा, पेस्चुराइजेशन, तुरंत पैकिंग, और वही सहारनपुर में बेच देना, वही वही डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी में भी कमा लेता है। ये ऑपरेशन फ्लड। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ना शुरू करेंगे, आज फिशरीज वाला टॉपिक पढ़कर जाएंगे, बाकी चर्चाएं कल होंगी, ठीक है ना। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, 3 टॉपिक बचते हैं छोटे छोटे, कल आएंगे, ये खत्म करेंगे बेटा, और पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। फिशरीज वाली बात सब पढ़कर रहेंगे, ठीक है जी, कल डिस्कशन होगा। लो बेटा पढ़ना शुरू करना। हाँ बहन बढ़िया हुआ है। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।